जेके एंड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी के श्री जीवनलाल ललाल जी। इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इन्होंने एक पार्टी की जो है वर्कर मीटिंग जो है वो रखी थी, तो जो चुनाव हैं उनकी जो बिगुल है वो भी जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा का बच चुका है, तो किस तरह की तैयारियां जो है चुनाव को लेकर जो है वो चल रही है भाजपा की, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जीवनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल जेके एंड में। धन्यवाद सर, अभी जैसे लोकसभा का चुनाव का जो बिगुल जो है वो बच चुका है जम्मू कश्मीर में, और आपकी भाजपा की तरफ से भी जो है 2 सीटों के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम भी जो है वो अनाउंस कर दिए जा चुके हैं, तो किस तरह की तैयारियां जो है सर आपकी वो चुनाव को लेकर जो है वो चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है और बीजेपी पार्टी की पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारी कंप्लीट है। आज इसी सिलसिले में बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ने वाले 2 मंडल हमारे जो हैं बनी और डुग्गन, यहाँ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और सभी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बहुत बुलंद है। और जो मोदी जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, जेपी नड्डा जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, वो उस नारे को बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं ने साकार किया है। और आज जिस तरह से हमें फीडबैक मिला है हर एक गांव से आए हुए कार्यकर्ताओं से, इनका कहना है कि पिछली बार जो हमने 16,000 वोट की लीड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दी थी, इस बार वो दुगनी से भी ज़्यादा होने वाली है। वो लीड को ये 40,000 तक ले जाने के लिए पूरी तरह से हमारे बनी भाजपा का जो 400 पार का जो नारा है, क्या ये सर आपको पूरी तरह से उम्मीद है कि ये जो है पूरा हो पाएगा सर? क्या इसका अपोजिशन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला सर? देखिए, इस वक्त हम आप सब जानते हैं कि हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो मीडिया है, जिन्होंने सर्वे किए हैं, वो सभी कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 400 पार होने वाला है, क्लीन स्वीप होने वाला है और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और विकसित भारत की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। जी सर, कुछ लोगों का जो आए दिन हम देख रहे हैं, कुछ लोगों की जो ग्राउंड लेवल पर जो बातें होती रहती है, वो कहते हैं कि मोदी जी ने जो अपोजिशन छोड़ी नहीं है, मोदी जी का एक ही काम है कि ईडी लगाना। सर, इस पर आपका क्या कहना है सर? ईडी एजेंसी किस लिए होती है? ईडी का काम है जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, जी सर, देश की सरमाया लूटा है, चोरियां की हैं, डकैतियां की हैं, उनको जेल के अंदर भेजना। जी सर। तो ईडी तो एजेंसी इसीलिए, अगर वो ईडी ये काम नहीं करती तो ईडी को बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी सर, जो अपोजिशन वाले हैं, जो कुछ लोग हैं जो बातें करते हैं, जो भाजपा के अपोजिट है चलते हैं, वो ये कहते हैं कि भाजपा जो है जब सत्ता में आती है तो इनका एक ही काम है, जो अपोजिशन वाले हैं उनके खिलाफ ईडी लगाना। सर, अच्छी बात है, जिसने चोरी की नहीं है उसको डर किस बात का है? अगर मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई गलत माल ही नहीं रखा, भ्रष्टाचार नहीं किया, गलत तरीके से कमाई नहीं की, तो डर किस बात का है? डर तो उनको होगा जिन्होंने चोरी की है, गलत माल कमाया है, तो वो तो जेल जाने चाहिए। जिन्होंने हमारे गरीब जो किसान, मजदूर, देश के नागरिक जो टैक्स देते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, और उस टैक्स की कमाई, खून पसीने की कमाई को वो हड़पते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसका तो विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। सर, तो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अभी तक कोई घोषित नहीं की पाई है आपकी सर, तो और से कोई बता सकते हैं आपकी कब तक जो है वो एमपी की जो डेट्स हैं सर? चुनाव के तो जो डेट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ही नोटिफाई करेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा जो उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका चुनाव पहले फेज़ में नहीं हुआ तो दूसरे फेज़ में आ जाएगा। हमारा कार्यकर्ता तो पहले फेज़ में भी होगा, तब भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो डेट्स तो इलेक्शन साथ में असेंबली इलेक्शन जो है उनके कब तक एक्सपेक्टेशन जो है सर वो हो सकती है असेंबली इलेक्शन जो? देखिए, वो तो चीज़ें ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, लेकिन पार्लियामेंट चुनाव के बाद हमें लगता है कि फ़ौरन असेंबली के चुनाव भी आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी जम्मू कश्मीर 12 और 13 मार्च को विज़िट कर रहा है, तो वो भी पूरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक करेंगे और प्रशासन के साथ भी बैठेंगे और देखेंगे उसमें कि कब पॉसिबल है
लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही असम्बली सर एक लास्ट और अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, आजकल एक सोशल मीडिया पर कुछ आरबीए को लेकर सर एक जो परफार्मा है वो वायरल हो रहा है, उस पर सर थोड़ा सा तफसीलन हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ है, थोड़ा हमारे दर्शकों को जो बनी के जनता है उनको सर क्लैरिफाई हो जाए। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सारे यूथ जो थे वो हमसे पूछ रहे थे कि ये चीज़ क्या है, उनको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था, इसके ऊपर थोड़ा है, बहुत ज़रूरी है। जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनता है वो जिन एरियाज़ को बैकवर्ड नोटिफाई करता है वो होता है 10 साल के लिए। जी सर। अगर जब 10 साल पीरियड पूरा हो जाता है तो उसको फिर दोबारा नोटिफाई किया जाता है। जैसे अगर किसी तहसील में से 10 गाँव को बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने नोटिफाई किया, रिकमेंड कर दिया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को कि इनको भाई बैकवर्ड एरिया होना चाहिए क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, जहाँ पर एम्प्लॉइज़ कम है, तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर और सुविधाएं कम हैं, तो लोग जो है वो एजुकेशन से महरूम है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस एरिया को बैकवर्ड एरिया नोटिफाई किया जाता है। जब वो 10 साल हो जाता है तो उसको फिर पूरे को रिव्यू किया जाता है। रिव्यू किया जाता है कि अब कौन सा एरिया जो है वो डेवलप हो गया है जिसको बैकवर्ड एरिया में रखने की ज़रूरत नहीं है, और कौन सा एरिया ऐसा है जो पहले बैकवर्ड एरिया में नहीं था और वो गरीब रह गए हैं, वहाँ के लोग एजुकेशन से महरूम हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम है, तो उसको दोबारा पूरे के पूरे सिस्टम को असेस किया जाता है और वो पूरी स्टेट के लिए दोबारा जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, जो जीडी शर्मा जिसके चेयरमैन है, उन्होंने दोबारा इसको पूरे को रिव्यू करना है। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से गांव बैकवर्ड एरिया में हैं और कौन कौन से अभी भी फिजिबल रह सकते हैं, आगे कौन नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, चाहे वो पंचेज सरपंचेज हैं, एक्स पंच सरपंचेज हैं, विधायक हैं, या जो भी सोशल वर्कर्स हैं, सबसे मैं अपील करूंगा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं खासकर, कि हर एक गांव की एक अलग एप्लीकेशन लगेगी कि भाई हमारा जो आरबीए है वो कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि हमारे इलाका जो है अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ पर बैकवर्डनेस है, तो वो हर एक गांव की एक एप्लीकेशन लगेगी। वो 21 पॉइंट का एक परफार्मा है, वो परफार्मा 27 पॉइंट का है, वो परफार्मा भर फिलअप करके देना है। उसमें गांव के 15-20 लोग जो है वो साइन करके दें और रेजुलेशन टाइप करके दें, और जो उसमें क्या क्या डाटा मांगा है वो फिलअप करके दें। वो मेरे पास आएँ, मेरे से मिले, मैं उनको बताऊंगा कैसे वो फार्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, और उनका जो डेपुटेशन लेना है। हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने लोग जिस गांव के हैं, जिस गांव के चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा आरबीए आगे कंटिन्यू रहना चाहिए, वो आएँ मेरे साथ, मैं उनके साथ जम्मू चलूँगा। जो नहीं भी जा सकते उनकी भी रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट साइन होके मेरे पास आए, ताकि मैं वो जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है वहाँ पर उनके ऑफिस में जमा कराऊँ और हर एक गांव का केस जो है वो वहाँ पर प्लीड करूँ। अगर वो केस प्लीड नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन नहीं लगती है, तो बाद में जब वो नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद लोग कहेंगे कि जी आरबीए हमारा चला गया जी। अब जिसको आरबीए की ज़रूरत है उसको तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 साल की मियाद होने के बाद उसको दोबारा रीवैलिडेट करना है, तो रीवैलिडेट करने के लिए उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं ये अपील करूँगा सभी से कि सभी गाँव के जो 15-15, 20-20 कार्यकर्ता यहाँ साइन कर मेरे से ही फार्म ले लें, या दुकान पे भी उपलब्ध होगा, तो वहाँ से फार्म लेके मेरे पास बैठ के मैं उनको फिलअप करवा के दूंगा। अपने तौर पर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो अपने तौर पर डिपॉजिट करवाएं, अगर नहीं जा सकते हैं तो मैं सबके फार्म जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गाँव आरबीए में हैं वो अभी भी बैकवर्ड हैं, और उनका बैकवर्ड का जो कैटेगरी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, लेकिन साइन करके वो लोग मेरे पास ज़रूर दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद जी।